हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम चालू कर रहे हैं टॉपिक नंबर 2, मतलब चैप्टर नंबर 2, लीनियर कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि लीनियर कोरिलेशन में सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि कोई भी टॉपिक का पहले आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप वो एंगल से सोचना शुरू करोगे। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इंडेक्स नंबर, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन, मतलब लीनियर कोरिलेशन। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि सर रिलेशन के बारे में बात हो रही है। किसके रिलेशन के बारे में? तो दो वेरिएबल के रिलेशन के बारे में। तो हमें वो चुनना है कि दो वेरिएबल जो है वो उसका लीनियर कोरिलेशन कितना कोरिलेशन है। तो वो अभी प्रॉपर तरीके से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इफ़ देयर इज़ ए साइमल्टेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज इफेक्ट देन इट सेड दैट द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझो यहाँ पे क्या क्या फोकस करना है। पहला जो है वो साइमल्टेनियस चेंज। साइमल्टेनियस चेंज मतलब एक में इफेक्ट आया तो दूसरे में भी इफेक्ट आना चाहिए। तो एक में इफेक्ट आया और दूसरे में नहीं आया तो वो चेंज नहीं बोला जाएगा। दोनों में कुछ ना कुछ इफेक्ट होना चाहिए। इंक्रीज हुआ तो सामने डिक्रीज हुआ, वो इफेक्ट होना चाहिए। दो वेरिएबल हमारे जो चैप्टर में होंगे एक्स और वाई होंगे। ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट चेंज की वजह से ये इफेक्ट होना चाहिए। ये जो कॉज और इफेक्ट वाला रिलेशन जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट है। उसके लिए हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि साइमल्टेनियस चेंज होगा दो वेरिएबल में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसका रीज़न होगा कॉज इफेक्ट होगा। तो आप बोलोगे ये जो रिलेशन है वो को रिलेशन होगा बिटवीन टू वेरिएबल। तो अभी हम आगे चलते हैं कि सर ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है वो समझते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, नीचे वाला पॉइंट पढ़ते हैं एक एक पॉइंट। इन द केस ऑफ ईयरली रेनफॉल एंड येल्ड ऑफ राइस। सबसे पहले समझो कि राइस का जो क्रॉप होता है ना उसमें रेन ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि प्राइस, एक रेनफॉल दिया हुआ है एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल येल्ड ऑफ राइस ऑफ अ रीजन, यूजुअली रेनफॉल इंक्रीज, यील्ड ऑफ राइस ऑल्सो इंक्रीज। मतलब बोला हुआ है एट सर्टन एक्सटेंट तक रेनफॉल नॉर्मल से अच्छा हुआ तो क्रॉप का जो यील्ड होगा वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। मतलब एक साइड बोलोगे सर, आप सिंपल वे में बोलोगे कि सर, सिंपल वे में आप समझो कि रेनफॉल बढ़ रहा है तो आप बोलोगे सर यील्ड ऑफ राइस भी बढ़ेगा। उससे उल्टा बोलो कि सर रेनफॉल कम होगा तो राइस भी यील्ड कम होगा। तो सेम वे बोला हुआ है, द रेनफॉल डिक्रीज यील्ड ऑफ राइस ऑल्सो डिक्रीजेज। सो इसमें कॉज क्या है, किसकी वजह से रेनफॉल, तो रेनफॉल जो है वो कॉज है, उसकी वजह से यील्ड ऑफ राइस में इफेक्ट आ रहा है। तो आप बोलोगे सर एक जो वेरिएबल है उसका कॉज होगा, उसकी वजह से दूसरे में उसकी इफेक्ट आएगी। तो वो हमें समझना है। ये डायरेक्ट इफेक्ट हुई। तो आप बोलोगे सर आगे समझाओ। हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, इनकम ऑफ अ पर्सन रिमेन मोर और लेस सेम इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, सेविंग्स डिक्रीजेज। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, इनकम जो है वो उनकी सेम है और वही लेवल पे है, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या कम होगा तो उसकी इफेक्ट डायरेक्टली सेविंग्स पे होगा। तो आप बोलोगे सर इनकम तो सेम है लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो सेविंग्स क्या होगी, कम होगी। सेम वे आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो सेविंग्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें आप बोलोगे सर इसमें कॉज क्या है, तो एक्सपेंडिचर है वो कॉज है और जो सेविंग्स है वो इफेक्ट है। आपको ये बात पकड़नी है, मैं पूरा ये वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, क्योंकि एक की वजह से दूसरे में इम्पैक्ट आए उसको बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके लिए हमने ये पॉइंट लिया था। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये को रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ये बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको आपको क्लियर होगा। सेम वे इसमें ये बोला हुआ है, नीचे की लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आगे पढ़ते हैं मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ कोरिलेशन।
तो इसमें दिया हुआ है मेथड में, मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। तो हमें क्या ढूंढने के लिए बेसिकली हम 3 मेथड पढ़ेंगे। पहली है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरी है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट थर्ड जो भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड। हमारे जो प्रैक्टिकल सम होंगे ये इसके रिलेटेड होते हैं, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो अभी हम आगे चलते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले वो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। आपके माइंड में होना चाहिए कि सर प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड बोले तो आपको कंपलसरी नीचे वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो अभी कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी 2 वेरिएबल में कोरिलेशन है कि नहीं, उसके मेजर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी उसमें पढ़ते हैं। तो अभी इसमें पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर द न्यूमरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल इज नोन एज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसको हम क्या बोलेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जो 2 वेरिएबल का न्यूमरिकल प्रेजेंटेशन आपको देगा, मतलब आपको बोलेगा क्या है ये दोनों का रिलेशन, वो आपको न्यूमरिकल प्रेजेंटेशन देगा, उसको बोलेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पहले हमने कोरिलेशन समझा, अभी हम समझ रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी आगे चलते हैं। Since this correlation coefficient was first suggested by statistician Carl Pearson, it is known as a Carl Pearson, मतलब पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये एमसीक्यू में आ सकता है। और प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल आर में, वो ध्यान रखना है। हमने बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिए। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया था, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी पहली फॉर्मूला आज मैं डिस्कस करूंगा और उसके प्रैक्टिकल सम मैं वीडियो नंबर 2 में दूंगा। तो आपको सबसे पहले ये जो है वो हमारे हिसाब से हम टर्न किया हुआ है कि ये फॉर्मूला कब यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे में 3 और फॉर्मूला है जो आपको क्लियर करनी है। तो हर एक फॉर्मूला का रोल है कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप बोलोगे x बार एंड y बार आर नॉन डेसिमल नंबर, मतलब आपके माइंड में क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर नॉन डेसिमल मतलब 20, x बार जो होगा 40, 15, 16, 8, 10, ये सब नॉन डेसिमल नंबर है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो है कि R का जो आंसर होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर होगा, वो -1 से लेके +1 के बीच में आएगा। मतलब -1 भी हो सकता है और +1 के बीच में होगा, -1 +1 दोनों के बीच में होगा। और यहाँ पे वो कंसिडर आपको करना है, ये x बार है और y बार दोनों नॉन डेसिमल नंबर आने चाहिए, तब भी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। अभी एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट आपको वो डिस्कस करना है, वो है इसको वर्ड में लिखा हो तो आपको ये नोटेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार इज़ ऑलवेज 0। आप मीन में से जब भी डेविएशन लेते हो तो आंसर ऑलवेज 0 आता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ स्क्वायर के बारे में लिखा गया है, तो वो पढ़ते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, या ऐसा भी दे सकते हैं सिग्मा y माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें लिखा क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। तो आपको समझना है x में x का लिखना है, y के y में लिखना है, वो आपको क्लियर करना है। एक और आखिरी पॉइंट जो इसमें ध्यान रखना है, उसमें वो लिखते हैं द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन देयर मीन। सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ये इन दोनों का सम करना है और दोनों का प्रोडक्ट किया हुआ है उसका सम है, डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। ये पॉइंट मुझे एक लिखवाना बहुत ज़रूरी था, तो ये एक आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे देखना नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। दूसरा एक मैं दूसरा पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, वो है वो आपका ये चैप्टर का वेटेज कितना है वो लिखना आपको ज़रूरी है, तो वो एक पढ़ लेते हैं। तो वेटेज कुछ इस तरह है आपका। वेटेज में है सेक्शन 1 जो होगा वो 1 मार्क का होगा, सेक्शन बी होगा जो 1 मार्क का होगा, सेक्शन सी जो है वो 2 मार्क का होगा,
सेक्शन डी में वो आएगा 3 मार्क का और सेक्शन एफ में आएगा 5 मार्क का। इसमें इंडेक्स नंबर की तरह ही सेम वेटेज दिया हुआ है, तो आपको क्लियर करना है, टोटल वेटेज उसका होगा 12 मार्क। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप प्रॉपर तरीके से लिख देना क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने डिस्कस कर लिया, ये आपने अपनी तरह प्रॉपर लिख देना। अभी हम आगे जाएंगे, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। ये फॉर्मूला आप अभी अपनी नोट में लिख दीजिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसके पर डिस्कस करेंगे। ये पूरा थियरी पोर्शन है, मैं आपको बोलूँगा कि लिख लो। इससे क्या होगा कि आप फिर से रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। ये वीडियो तो रहने ही वाली है, लेकिन कहीं पे भी देखना हो तो आपको बहुत ईजी होगा। रिफ़र करने के लिए 5-10 मिनट की पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि नोट प्रॉपर बनाओ और बाद में देखना है तो देख सकते हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अभी हम वीडियो नंबर 2 में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब मिलेंगे वीडियो नंबर 2 में।